क्लास 12th हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जैसे हम कोई काम करते हैं, सपोज करो, और उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कहीं बाहर से एनर्जी लेते हैं ना। चाहे हमको ग्लूकोज चढ़ाया जाए, जब कभी बीमार हो जाते हैं तो हमको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो किसी को एक्टिवेट कर देती है ना। एक्टिवेट, सक्रिय कर देना, नाम से ही पता चल रहा है सक्रियण ऊर्जा माने जो सक्रिय कर देती है, ठीक। लेकिन अब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर समझेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि अभिकारकों की ऊर्जा, ठीक है ना, संगठित सिद्धांत का बता रहा हूं, यदि अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर है, देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक, देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक हो, तो उनके मध्य जो संघट्य होते हैं वो कैसे संघट्य होते हैं, प्रभावी। यह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यानी हमने कहा कि जब अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है तो अभिकारकों के मध्य होने वाले संघट्य प्रभावी होते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उन सब के मध्य जो संघट्य हो रहे हैं वो प्रभावी हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अभिकारक भाग ले रहे हैं इन सारे अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर, ये जरूरी नहीं है कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उन सब की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो। सबकी जरूरी नहीं है। माना किसी अभिक्रिया में 100 अभिकारक भाग ले रहे हैं और इस 100 में से 25% अभिकारक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है, तो ये संघट्य कहलाएंगे प्रभावी। और जो आपके 75% मॉलिक्यूल बच गए उनके मध्य जो संघट्य होंगे वो अप्रभावी होंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंपल उसमें बता रहा हूं कि अभिकारकों को बाहर से दी जाने वाली वह ऊर्जा जिससे उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। सीधे सीधे डेफिनेशन में इसकी लिखता हूं, आप समझना धीरे धीरे कि अभिकारकों को दी जाने वाली, अभिकारकों को दी जाने वाली, अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य ऊर्जा वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, कल मैंने कहा था कि अभिक्रिया इस रूप से आगे को बढ़ती है। ये अभिकारक हैं A+B, ये C+D उत्पाद है। माना यहां से मैं इसको अपने ऊपर लेता हूं कि हम 100 लोग, मैंने कहा था ना कि यहां एक सपोज करो इस पहाड़ी के दूसरी ओर एक मंदिर है और इस मंदिर में हम लोग घूमने जा रहे हैं, है ना। 100 लोग यहां से घूमने के लिए गए, लेकिन अब यहां जाने के लिए पहले इस जो पहाड़ की चोटी है यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि मेन तो इस पहाड़ में ऊपर जाने के लिए, ये दूसरी ओर जाने के लिए जरूरी है कि ये जो चढ़ाई है इसको हम क्रॉस कर जाएं। यहां पहुंच जाएंगे, यहां से तो लुढ़क के भी पहुंच जाएंगे कैसे भी ना, यहां पर गए और लुढ़क गए तो नीचे तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जो पहाड़ की चोटी है, पहला जो मुश्किल काम है वो ये है कि इस चोटी पर पहुंचना है, और इस चोटी पर पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। सपोज करो इस चोटी पर पहुंचने के लिए हमें 50 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता है। एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं अपने मन से। इस चोटी पर पहुंचने के लिए 50 किलो जूल की ऊर्जा आवश्यक है। अब ये मान के चलते हैं 100 अभिकारकों में से 25 अभिकारक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 75 किलो जूल है
और 75 अभिकारक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 10 जूल है, किलो जूल सॉरी। अब क्या होगा देखिए, इस चोटी पर पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 50 किलो जूल। तो ये जो 25 हैं, 25 लोग, इनकी ऊर्जा इस देहली ऊर्जा से ज्यादा है, तो ये 25 लोग तो इसको क्रॉस करके इधर पहुंच जाएंगे, मंदिर में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 75% जो आपके 75 लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बीच में जाके थक जाएंगे, क्योंकि उनके पास 10 किलो जूल ऊर्जा है। अब हम क्या करेंगे, इनको बाहर से कहीं से ऊर्जा देंगे, इनको जूस पिलाएंगे, कुछ करेंगे, खाना खिलाएंगे ना, भूख लग गई, थक गए, तो इनको कुछ इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज का पानी पिलाया या इनको जूस पिलाएंगे, रियल जूस, कुछ भी, तो इनकी ऊर्जा भी इन 75 जो लोग हैं, इनकी ऊर्जा जब 10 जूल किलो जूल से बढ़कर जैसे ही 50 किलो जूल हो जाएगी, ये भी कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे ना। तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा हमने दी है वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, यानी अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य ऊर्जा वाले अभिकारकों की ऊर्जा बढ़कर देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, देखो, तो वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। इसीलिए जब हम सक्रियण ऊर्जा का मान निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा। देखो मैं इसी उदाहरण के आधार पर सक्रियण ऊर्जा निकाल के दिखाता हूं। देखो माना सक्रियण ऊर्जा हमारी x है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक। देहली ऊर्जा कितनी थी, 50 किलो जूल, ये तो थी, माइनस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा कितनी थी, 10 किलो जूल, तो अतिरिक्त ऊर्जा कितनी देनी पड़ी हमें, 40 किलो जूल देनी पड़ी ना। तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा हमने दे रखी है 40 किलो जूल, ये कहलाती है आपकी सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी के आगे हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड, कि सक्रियण ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया की प्रगति कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, ठीक है ना। तो ये कहता है जो सक्रियण ऊर्जा के अवधारणा के अनुसार कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में सीधे परिवर्तित नहीं होते, ठीक है ना। यानी जो अभिकारक हैं वो सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि उनको एक अवरोध को पार करना होता है, एक बैरियर को क्रॉस करना होता है। इस बैरियर की तुलना हम एक पहाड़ की चोटी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है आपका, और ये अभिक्रिया की प्रगति, इस दिशा में अभिक्रिया बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अभिकारक सीधे सीधे उत्पाद में नहीं बदलते हैं, बल्कि एक अवरोध को पार करना होता है, और उस अवरोध की तुलना हम पहाड़ी के एक सिरे से करते हैं, ठीक है ना। और इस ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, माना ये एक अभिक्रिया है, हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं AB+C, ठीक है ना। तो अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है उसको ध्यान से सुनना, आपको लिखना भी है, क्योंकि मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं, आपको चीजें लिखनी भी है, ठीक। तो ये क्या कहता है कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहां पर 1-2 पॉइंट लिख देता हूं, कि सर्वप्रथम जो अभिकारक हैं, ठीक है ना, जितने भी अभिकारक हों, वो अभिकारक क्या करते हैं, देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभिकारक देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, इसीलिए देखना आप कितनी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिंपली अगर सामान्य ताप पर संपन्न हो जाती है, क्योंकि उनमें अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया को गर्म करना पड़ता है, अभिक्रिया मिश्रण को, या प्रकाश में रखना पड़ता है ना। जैसे अगर एक उदाहरण लो, H2+Cl2 ट्वाइस HCl, ये अभिक्रिया जब तक आप इसको प्रकाश में नहीं रखोगे ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा से क्या है, कम है। जैसे ही हम प्रकाश में रखते हैं तो प्रकाश क्योंकि ऊर्जा का एक रूप है और वो उसको
प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु हैं वो देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अवरोध पर पहुंचकर, जो अवरोध है जिसको हम पहाड़ की चोटी कह रहे हैं, अवरोध पर पहुंचकर एक सक्रियित संकुल का निर्माण करते हैं। सक्रियित संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तीसरा, सक्रियित संकुल, सक्रियित संकुल ऊर्जा मुक्त कर उत्पाद में परिवर्तित होता है। उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब कैसे देखिए, मैं अभी आपको बताता हूं, परिवर्तित होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं। जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, एक अभिक्रिया है, सपोज करो AB + C, ठीक है ना, और उत्पाद क्या बना आपका AC + B। अब ये अभिक्रिया कैसे हुई होगी, देखो ये अभिक्रिया ऐसे हुई, ये तो आपकी रिएक्शन की अभिक्रिया की प्रगति है, किस दिशा में अभिक्रिया बढ़ रही है, और ये है आपका एनर्जी, है ना। तो हम कंपैरिजन एक पहाड़ी से करते हैं। यहां आपका AB + C है। सबसे पहले ये एनर्जी गेन करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, है ना, और यहां पहुंचते हैं इस पहाड़ी पे। और जैसे ही यहां पहुंचते हैं तो एक सक्रिय संकुल बनाते हैं। सक्रिय संकुल क्या होता है, जिसमें पुराने बंध अधूरे टूटे हुए होते हैं और नए बंध अधूरे निर्मित हुए होते हैं। ठीक है ना, कि एक साइड से बंध टूटते भी हैं, एक साइड से बनते भी हैं, कि ना तो पुराना बंध पूरी तरह टूटा हुआ है, ना ही नया बंध पूरी तरह बना हुआ है। इसके बाद ये जो सक्रिय संकुल है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये ऊर्जा को मुक्त करता है और किस में बदल जाता है, AC + B में। ठीक है ना। इसीलिए हम इसको अगर वैसे लिखें तो हम कहते हैं अभिकारक सबसे पहले क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कितनी ऊर्जा ग्रहण करेंगे, सक्रियण ऊर्जा के बराबर। किस रूप में, प्रकाश के रूप में या तापमान के रूप में, किसी भी रूप में। तो सर्वप्रथम अभिकारक सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करते हैं और पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, अवरोध पे जिसको हम कहते हैं, और उस अवरोध पर पहुंचकर एक सक्रियित संकुल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सक्रियित संकुल का। ये एक हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसलिए बहुत अस्थायी होता है। उच्च ऊर्जा वाला एक संकुल है जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत अस्थायी होता है। ये तुरंत क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है और किस में बदल जाता है, उत्पाद में। ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक रिएक्शन है H2 + I2, किस में बदल गया, 2HI। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये H2 है और ये I2 है ना, ये अभिकारक हैं आपके। ये दोनों ने क्रिया करी और इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, जिसको EA से कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा को हम EA से दिखाते हैं, इन्होंने सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण की। और होता क्या है कि ये पुराना बंध टूटने लगता है और नए बंध बनने लगते हैं इनके बीच में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए H, अब जो बंध अधूरा टूटा हुआ है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ऐसे ही H और I के बीच में बंध बनना प्रारंभ हो गया। ये सक्रिय संकुल है। ये सक्रिय संकुल तुरंत क्या करता है, ऊर्जा निर्मुक्त करता है और किस में बदल जाता है, HI में, HI और HI में। यानी ये बंध बन जाते हैं पूरी तरह और ये वाले बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो दो अणु किसका निर्माण हो जाता है, HI का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अब ये ध्यान देना कि ये सक्रियण ऊर्जा और इस ऊर्जा, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। यदि यहीं पर लिख देता हूं, ये जो सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है ना, सक्रियण ऊर्जा कम है और निर्मुक्त ऊर्जा ज्यादा है, निर्मुक्त ऊर्जा ज्यादा है, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ये ध्यान रखना कि सक्रियण ऊर्जा कम है और निर्मुक्त ऊर्जा ज्यादा है। माना सक्रियण ऊर्जा 10 किलो जूल है उदाहरण के लिए, निर्मुक्त ऊर्जा 50 किलो जूल है, तो ग्रहण 10 किलो जूल करी, निर्मुक्त कितनी कर दी, 50 किलो जूल, तो 40 किलो जूल ऊर्जा अतिरिक्त बाहर निकली है।
10 तो हम मान लेते हैं, चलो इसने ग्रहण की थी, लेकिन निकली कितनी, 40 एक्स्ट्रा निकल गई, तो यानी ऊष्माक्षेपी होगी। और जब सक्रियण ऊर्जा कम होगी, अधिक होगी, यदि सक्रियण ऊर्जा अधिक है किससे, निर्मुक्त ऊर्जा से, निर्मुक्त ऊर्जा से, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा के आधार पर हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को बताया। कल हम पढ़ेंगे कि आर्हीनीय समीकरण सक्रियण ऊर्जा के लिए। थैंक यू।